हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखते हैं एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इंट्रा हरियाणा वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। उसकी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है उस पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद आपको अपने यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके इंट्रा हरियाणा पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर में दिखा देगा ये कि आपकी किस किस साल की एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पेंडिंग है। तो जिस साल की भी यहाँ पे शो हो रही हैं वो आपको फिल करनी कंपलसरी हैं। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के लिए आप सबसे पहले वाले साल से ही स्टार्ट करें, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉपर्टी बड़ी है वो आप अपडेट करते रहें। तो जैसे मेरी दिखा रहा है ये 2017-18 की, तो 17-18 की एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। मेन मेन्यू में लेफ़्ट हैंड साइड को बिल्कुल ये यहाँ पे ऑप्शन है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न का, इस पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पे शो कर रहा है ये कि जिस भी एम्प्लॉय ने 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के बाद या उसके दौरान ज्वाइन किया है तो उसे पुरानी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इससे पहले ज्वाइन किया है तो आपको रिटर्न फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट करेंगे कि हम किस ईयर की प्रॉपर्टी रिटर्न फिल कर रहे हैं। उसके बाद उस पीरियड पे हमारा डेजिग्नेशन क्या था वो एंटर करेंगे हम यहाँ पे। तो जो भी आपका उस टाइम पे डेजिग्नेशन था वो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमें फिल करनी है वो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती, जैसे कि हमारे प्लॉट्स या फिर घर या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आपके नाम पे या आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद सिर्फ आपको सेव करना है, कोई भी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके या आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर आपको ये डिटेल्स फिल करनी ज़रूरी हैं। इन डिटेल्स को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, 4 तरह के ऑप्शन हैं इसमें। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। प्लॉट पे आप अपना प्लॉट साइज़ फिल करेंगे। उसके बाद जो भी साइज़ सेलेक्ट किया उसकी यूनिट सेलेक्ट करेंगे। ये एकड़ में है, हेक्टेयर में है, स्क्वायर यार्ड में है। उसको फिल करने के बाद उसकी हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फिल करनी है। जो भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आप फिल करेंगे वो उसी साल की होनी चाहिए जिस साल की आप प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस टाइम पे उसकी कीमत क्या थी। यहाँ पे जैसे 2 टाइप की प्रॉपर्टी हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में आप वो प्रॉपर्टी शो करेंगे जिस पे आपने बिल्डिंग नहीं बनाई हुई, और टाइप बी में वो प्रॉपर्टी शो होगी जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद प्रॉपर्टी लोकेशन फिल करेंगे आप यहाँ पे। फिर नीचे प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो कितने एरिया में हो रखी है और उस पर कॉस्ट क्या आई है, कितने फ्लोर बने हुए हैं। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने एंटर करना है मोड ऑफ़ एक्विजिशन। मोड ऑफ़ एक्विजिशन में आप डालेंगे ये प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की थी, लीज़ पे है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी और घर में जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ होने के बाद आपके नाम पे आई है ये। अगर आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो गिफ्ट दिखा देंगे, अगर जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है तो यहाँ से जॉइंट फैमिली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन, किस साल में आपने ये ख़रीदी थी या आपके नाम पे आई है, किस आदमी से आई है और फ़िलहाल किसके नाम पे है, आपके खुद के नाम पे है या फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे है। वो शो करने के बाद यहाँ पे हम फिल करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 साल में कितनी इनकम हो रही है आपको इस प्रॉपर्टी से। के अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ रिमार्क्स में डाल देंगे और फिर उसको सेव कर देंगे। मैं आपकी तरफ से अगर कुछ गलत एंट्री हो गई है तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं।
ये एक टाइप की प्रॉपर्टी आपकी इंसर्ट हो चुकी है, रेजिडेंशियल, जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन भी की हुई है। अब इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी भी इसी तरह से एंट्री कर देंगे। इसके बाद जैसे आपके पास रेजिडेंशियल के अलावा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसकी एंट्री कर देंगे। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी भी एंट्री कर देंगे आप इसमें। एग्रीकल्चर लैंड को जैसे हम एकड़ में दिखाते हैं तो यहाँ से उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद वही प्रोसेस है सेम, हमें उसकी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन एंटर करने के बाद उस पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रखी है या नहीं। मोड ऑफ एक्विजिशन में भी आप उसी टाइप से एंट्री करेंगे, ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या इनहेरिटेंस से है या जिस टाइप से भी आपके पास आई हो। फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट इनकम कितनी हो रही है इस प्रॉपर्टी से साल की, और उसके बाद कुछ रिमार्क्स देना चाहें तो रिमार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद सेव। यहाँ पे आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे। जैसे ये रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर दोनों टाइप की मैंने कर रखी हैं। अगर आपकी किसी और टाइप की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल्स एंटर कर देंगे सारी। एंटर, अगर आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे भी कोई लैंड है तो उसकी भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिलेशन में किसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। एंट्री करने के बाद फिर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी एंटर करने का। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं इनकी हमें एंट्री करनी है। इसमें कैश डिपॉजिट, ज्वेलरी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, लोन्स सब कुछ है, हर डिटेल की एंट्री करेंगे हम। इसमें ऊपर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 से कम अमाउंट की है तो आप उसको एक ही साथ लमसम सम ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस लिस्ट में आपको कोई आइटम नहीं मिलता जिसको आप शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करके और उसकी एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कैश की एंट्री करता हूँ। तो उस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट में मेरे पास कितना कैश था उसकी एंट्री करूँगा मैं। किसके नाम पे था वो, बेनामीदार में होता है। अगर फैमिली में भी किसी के नाम पे ना हो और आपका कैश किसी और के पास है तो यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। और पीरियड ऑफ एक्विजिशन, किस पीरियड से आपके पास था उसकी भी एंट्री करनी है हमें। यहाँ पे है उसकी एंट्री इस कॉलम में कर देंगे। जैसे एक एक आइटम की एंट्री करके हम सेव पे क्लिक कर देंगे। रिमार्क्स में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक टाइप की एंट्री हो चुकी है मेरी, कैश की एंट्री कर दिया मैंने। इसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा डिपॉजिट्स। डिपॉजिट में जो भी आपकी एफडी है या भी आप जो भी आपके बैंक अकाउंट में था उसकी एंट्रीज़ करेंगे। अब आप ये एंट्रीज़ करने के बाद फिर से सेव कर देंगे हम। ज्वेलरी लिमिट जो गोल्ड की और ज्वेलरी की हम रख सकते हैं अपने पास, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास ज्वेलरी थी उसकी आप एंट्रीज़ कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने सारी मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल कर दी हैं। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपनी लोन डिटेल्स फिल करेंगे। लोन डिटेल्स में कितने अमाउंट का आपने लोन लिया है, किस डेट को लिया था, किसके नाम पे है और कहाँ से लोन लिया था, सारी डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप पे ये आपसे सिग्नेचर अपलोड करवाएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर फाइनल सबमिट और फिर उसका प्रिंट आउट ले लेंगे हम। एक बार हम सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं अपने। सिग्नेचर आपको स्कैन करके रखने हैं पिक्चर फॉर्म में। इसने लिख रखा है फाइल शुड बी इमेज, जेपीजी फॉर्मेट ही लेगा ये, और लेस देन 200 KB। 200 KB पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, प्रॉपर्टी रिटर्न अपलोड हो चुकी है। लेना चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं।
पेज पे हमें इसको सबमिट करना है। अगर आप अब तक भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक बार अगर फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपने हेडक्वार्टर पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। अगर आप बाद में कोई करेक्शन करेंगे तो जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा भी आ रहा है, अगर आप बाद में कोई भी करेक्शन करते हैं तो रिवाइज रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको रिवाइज जाके रिवाइज रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट एडमिन से कांटेक्ट करना है इसको रीओपन करने के लिए, नहीं तो आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है साथ उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबमिट, प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। पेज पर जाकर चेक करेंगे तो जिस साल की ये पेंडिंग दिखा रहा था वो साल हट चुका है यहाँ से। उसके बाद एक बार आपको सारी डिटेल्स एंटर करनी थी, अब आपको बार बार हर डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे 2018-19 की एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न आप फिल करेंगे तो इसमें जो डिटेल आपने पिछले साल वाली में भरी थी उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो फिल द फॉर्म विद द प्रीवियस डाटा। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो सारी एज इट इज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ एंटर कर देंगे, नहीं तो जैसे कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो जैसे पुरानी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं या उससे इनकम बढ़ी है तो उसको एंटर करने के लिए इसको एडिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे इसकी जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट थी उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसको चेंज कर देंगे हम, और उससे जो मेरी इनकम हो रही थी उसको भी बढ़ा दूंगा मैं और उसको अपडेट कर दूंगा इस साल के लिए। अपडेट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट। अब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी जो भी आपके पास कैश या डिपॉजिट था उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इन सबको एडिट करके और फिर नेक्स्ट। फिर उसके बाद जैसे अगले स्टेप पे लोन आएगा तो लोन भी अगर आप इस साल कोई नया लोन लिया है आपने तो उसकी एंट्रीज़ यहाँ पे कर देंगे, और उसके बाद उसी तरह से इस साल की एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भी सबमिट हो जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जितना भी हो।